आसान काम नहीं था, बहुत टेढ़ी कील थी जिसको हाँ, कहते हैं। सरकार से तो कुछ भी काम कराना आसान क्योंकि नहीं है। क्योंकि कि इस विषय पे सारे लोगों का अपना अलग अलग मत था, अपनी राइट, अपनी राग, अपना अपना डफली था। राइट, लेकिन ओवरऑल लास्ट में आपको एक कामयाबी मिली। कितनी राइट। खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे जी? मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जो है इस पे कोई डेट या फिर इससे कोई कमाई या फिर इससे कोई अचीव करने की कोई ऐसी प्लेट ट्रॉफी कुछ नहीं था। मेरे लिए ये थोड़ा स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं जब 13 साल का था तब से इंडिया के लिए टेक्वांडो खेलता था। टाइक्वांडो बोलते हैं इंडिया में शायद। तो टाइक्वांडो एक कोरियन मार्शल आर्ट है और हम जब इंडियन टीम के लिए खेलने जाते थे तो सबसे एक डिफाइनिंग मोमेंट या सबसे प्राउड मोमेंट वो होता है जब आप कहीं प्रदेश में हैं स्टेडियम में और आपके मैच के पहले नेशनल एंथम चलता है और वहाँ के लोग खड़े होते हैं रिस्पेक्ट में। तो इसलिए नेशनल एंथम मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और अब बात ये थी कि मैं दिल्ली से पला बड़ा हूँ और दिल्ली कैपिटल है वहाँ। बचपन से हमने टीवी पे देखा है कि 15 अगस्त मनाई जाती है, 26 जनवरी मनाई जाती है। और वहाँ पे वहाँ के सिनेमा घरों में नेशनल एंथम का ना चलना, और सिर्फ सिनेमा घरों की बात नहीं है, मेरे तो कई ऐसे दोस्त हैं जो स्कूल के बाद जो है वो नेशनल एंथम उन्होंने गाया ही नहीं है। वो एक्चुअली नेशनल एंथम की लिरिक्स 2 4 5 लाइन तो पहले की याद है, उसके बाद की वो लाइन्स ही भूल गए हैं। तो ये थोड़ी सी एम्बैरेसिंग वाली बात है। बट जैसे कि आप कोई भी हों, चाहे आप एक एस्ट्रोनॉट हों या मेकअप आर्टिस्ट हों, आप सपोज़ अगर अब्रॉड में हैं और आप कुछ अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल करते हैं, तो अगर वो आपको ऑनर करेंगे नेशनल एंथम से और आपको अपने ही देश का नेशनल एंथम नहीं आया तो थोड़ी सी एम्बैरेसिंग वाली बात है। सो क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और मुझे थोड़े अपने लॉस पता हैं, राइट्स पता हैं, तो मैंने जो है लेटर्स लिखने से शुरुआत की थी। और तब क्योंकि मैं बॉम्बे रहता हूँ, क्योंकि काम यहाँ है, तो ये मुझे एक फ़र्क लगता था कि जब मैं फैमिली से मिलने दिल्ली जाता था तो वहाँ पे नेशनल एंथम नहीं चलता था। और जब मैंने पता किया अपने पेरेंट्स से, तो मेरी मॉम ने मुझे बताया कि पहले 1980s तक चलता था और फिर बंद कर दिया गया। बंद करने की एक्चुअली वजह ये थी कि वो एक प्रोग्रामिंग एरर था कि वो जो है नेशनल एंथम फिल्म शुरू होती थी और फिर जब ख़त्म हो जाती थी और वो सारे नाम जो हैं, इतने सारे नाम जो चलते हैं, उसके बाद नेशनल एंथम शुरू होता था। और तब एक्चुअली कोई इस माइंडसेट में नहीं रहता है कि सारे नाम पढ़े और उसके बाद जो है नेशनल एंथम के लिए खड़ा हो और वहाँ पे रुके। क्योंकि लोग अपना फिल्म देखते हैं और फिर निकल जाते हैं, क्योंकि 2 ढाई घंटा हो गया, सबको इधर उधर पहुँचना होता है और फिल्म ख़त्म हो गई है, तो आप कोई रुकने का कोई उनके लिए एम नहीं रहता है। सो तो ये एक फ़र्क मुझे लगता था कि मतलब बॉम्बे में तो चलता है और दिल्ली में नहीं चलता है और ये चलना चाहिए। तो 2010 में मैंने शीला दीक्षित जी, जो तब वहाँ की सीएम थी, तब लेटर लिखा था और कुछ जवाब नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। वो शायद थोड़ा मेरा बचपना था कि एक लेटर से कुछ होगा। तो उसके बाद जो है फिर जब भी मैं दिल्ली जाया करता था वो बात कहीं ना कहीं जहन में आती थी। बट वो कहते हैं ना, आम मर्रा की ज़िंदगी में आप जो है कुछ आप सोचते हैं कि शायद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आप रोज़ उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बिकॉज हर आदमी अपने काम और इस सब में बिज़ी रहता है। फिर एक्चुअली ये हुआ कि यू नो मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो एक्चुअली पीआर में काम करते हैं और कंपनीज़ में काम करते हैं, एंड वो कॉज रिलेटेड काम करते हैं कि हर अब रूल है कि कोई भी बड़ी कंपनी हो तो उनको अपना 2% जो प्रॉफिट है वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए लगाना है। तो ऐसी डिस्कशन में बात निकली और काफ़ी मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया कि आप तुम ये करते क्यों नहीं हो। शायद अब वक्त अलग है, शायद अब ट्विटर है, शायद अब एक आदमी कोई एक अच्छी चीज़ बोले तो वो व्हाट्सएप पे इस पे उस पे फॉरवर्ड होती है और थोड़ी ज़्यादा कान मिलते हैं, आपको थोड़ी सी अटेंशन ज़्यादा मिलती है। सो वैसे ये शुरुआत हुई थी। और पहला तो लेटर मैंने अरविंद केजरीवाल जी को ही लिखा था और उनका जवाब आया था कि हमने डेप्यूटी सीएम को ये फॉरवर्ड किया है, बट फिर कुछ हुआ नहीं। ऑलमोस्ट सेम स्टोरी थी जब मैंने ये सारे पूरे नॉर्थ इंडिया में लिखी, राइट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू गुजरात टू कैलकाटा। तो कहीं से कुछ जवाब आया और कहीं से कुछ टाइम ऐसा हुआ कि हाँ मिलेंगे, हमने बोला है डेप्यूटी सीएम को और फॉरवर्ड किया है, तो उसके बारे में कुछ हुआ नहीं।
और इसी के लिए हमने मैं सारे कैपिटल्स गया था। मेरे पास कुछ आप नेट पे भी देखेंगे तो आपको मिलेंगे कुछ 250 आर्टिकल्स हैं अलग अलग कैपिटल सिटीज़ के। तो चाहे वो श्रीनगर हो या फिर गांधीनगर हो गुजरात के लिए, या फिर आपका चंडीगढ़ हो, देहरादून हो उत्तराखंड के लिए, दिल्ली हो, जयपुर हो राजस्थान के लिए। तो उन सभी में वो एक कवरेज थी कि एक्टर हर्ष नागर अर्जेस जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एग्जिस्टिंग कि आप मैंडेटरी करें ये प्ले करना नेशनल एंथम अपने सिनेमाघरों में मूवी स्क्रीनिंग से पहले। अब ये ऐसी चीज़ है कि मैं इसको बैठ के बदल नहीं सकता हूँ, या फिर कोई भी बिगेस्ट प्रोड्यूसर बदल नहीं सकते हैं, नंबर 1 सिनेमा चेन बदल नहीं सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को बिलोंग करती है, और सरकार अगर आपको परमिशन देगी तो आप ये कर सकते हैं। और एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ी सी डरी हुई थी क्योंकि इस पे जो है क्लैरिटी कुछ स्पेसिफाइड नहीं थी। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं कि अगर नेशनल एंथम कहीं चल रहा हो तो आपको खड़े होकर उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन वही नेशनल एंथम अगर आपके टीवी पे आए जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त तो आपके खड़ा होना ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही अगर आपका नेशनल एंथम जो है वो किसी फिल्म के सीन में आए तो वहाँ पे आपको उसको गाना ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स थी जो कि एक्चुअली इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जो डिफ़ाइन करता हो। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि हम जो है कोई इसके ऊपर एक जजमेंट दे दें, ये कह दें कि ये सही है ये गलत है, और स्पेसिफाई कर दें तो हम फंस जाएं कंट्रोवर्सी में, और हम कैसे कह दें कि क्या सही है गलत है। तो उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए जो है मैं हाई कोर्ट गया था, दिल्ली हाई कोर्ट। सो आई हैव दिस रिट पिटिशन जो was filed from हर्ष नागर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सो इसमें भी हाई कोर्ट दिल्ली ने यही कहा कि आप जो है इस पे थोड़ी क्लैरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लें। तो हर्ष, जी एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 2010 से और 2016 तक राइट आप जाके अब जाके राइट तो कहीं ना कहीं आप ये पूरी लड़ाई के दौरान कहीं आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि अरे यार छोड़ो जाने दो, बहुत ये लोगों को नहीं पड़ी है तो मैं क्यों करूं? कहीं ऐसा कुछ ऐसा यादगार? हाँ एक्चुअली सर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने कोई डेडलाइन नहीं बनाई थी कि अब कर लेना या तब कर लेना, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने सब घर बाहर ही छोड़ दिया और ज़िंदगी ही छोड़ दी है। ये है कि मैं जब मौका मिलता था तो इसके बारे में बोलता ज़रूर था, और मुझे लगता है कोई भी चेंज जो है अवेयरनेस से ही आता है। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी बदल लूँ और तिरंगा पेंट करके भी चला जाऊँ तो कोई बात तो सुन नहीं लेगा। बट वही है कि अब शायद थोड़ा 2010 से 2016 में टाइम डिफरेंट है, लोग थोड़े ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप इस बात को लेके कि हाँ यार, मुझे ऐसा ज़रूर लगा था कि बीच में बहुत जो है इफ्स एंड बट्स आए थे, बहुत हर्डल्स, बहुत क्वेश्चंस लोगों ने पूछे थे जो कि मतलब इतने प्रैक्टिकल भी नहीं थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि लोगों ने कहा कि हम ये इंश्योर कैसे करेंगे, हम ये अचीव कैसे करेंगे कि जब नेशनल एंथम चल रहा होगा तो सारे लोग खड़े होंगे। अब ये ऐसी चीज़ है कि हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि आप नेशनल एंथम में जो है सीधे खड़े, मतलब नेशनल एंथम क्या, आप एक प्रेयर भी करें तो सब आप चर्च में भी जाएंगे तो अगर वो बैठे हैं तो बैठे हैं और खड़े हैं तो खड़े हैं, तो वो वाली बात है। तो ये बोला जाता था कि अब क्या पुलिस देखने जाएगी सिनेमा हॉल में कि लोग जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मेरा उनसे ये जवाब था कि क्या मैं किसी भी सिनेमा हॉल में बिना टिकट के ऐसे अंदर घुस सकता हूँ? नहीं ना, तो सिक्योरिटी तो उसके लिए भी है। और इसमें शायद अगर 20 लोग आप रोड पे देखते हैं 20 लोग कहीं खड़े हो जाते हैं तो 21वां भी वहाँ खड़ा ही हो जाता है। तो अगर ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि नेशनल एंथम पे क्या करना है और स्क्रीन पे लिखा आता है इतना बड़ा प्लीज़ राइज फॉर द नेशनल एंथम और स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम। सो आई एम श्योर अगर 20 लोग कर रहे हैं तो 21वां आदमी को अगर नहीं भी पता है तो वो सीख सकता है। और एक आदमी के ना करने से या ऐसी धारणा रखने से कि अरे मैं कूल हूँ, मुझे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, उस एक आदमी की वजह से हम कोई ट्रेडिशन तो रोक नहीं सकते हैं।
अभी भी देखिए जब चाहे हमारे यहाँ ओबामा आए हुए हों या कोई भी हो, बट नेशनल एंथम जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को होता है तो सबसे पावरफुल आदमी हो, जो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी खड़े होते हैं, और जो सबसे छोटा सोल्जर होता है वो भी खड़ा होता है। तो ये और भी कुछ चीज़ें थी कि लोग जो हैं निकल तो नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस की थी, पर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा जो है इफ़ एंड बट और क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो मुझे लगा शायद अब इतने ही असमंजस में हैं लोग, तो फिर शायद ना करें ये लोग। तो हाँ, तो ये एक मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, तो सदी के महानायक है मिस्टर अमिताभ बच्चन, सो उन्होंने इसको सपोर्ट किया था। उन्होंने बल्कि ये भी बोला, वो पिंक को प्रमोट करने दिल्ली आए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे ये पूछा गया कि हाई कोर्ट में ऐसे हर्ष नागर ने एक याचिका डाली है, उस पर आप क्या आप चाहेंगे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो उनका ये जवाब था कि वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि नेशनल एंथम हो, और वो थोड़े से सरप्राइज थे कि जब वो अपने कॉलेज डेज़ में दिल्ली में रहते थे और कॉलेज से जो है फिल्म देखने जाया करते थे, तो वहाँ पे तो नेशनल एंथम चला करता था, और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्यों रोक दिया, और ये बिल्कुल होना चाहिए, और उनको ये तो पता ही है कि बॉम्बे में होता है, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल होना चाहिए, और मैं इसका समर्थन करता हूँ, और सरकार और कोई भी मिनिस्ट्री जो भी कुछ इसके बारे में कर सके वो करे। तो वो एक बड़ा बूस्ट था, आई थिंक वो मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर था। उसी के बाद जो है मैं ये जो अब मैंने 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं सारे कैपिटल्स में, तो वो उसी के बाद की है। इवन सुजीत सरकार हैं जो बहुत ही कामयाब डायरेक्टर हैं, PQ, विकी डोनर, और तो उनका भी ये कहना था कि वैसे वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, वहीं पले बड़े हैं, और तो वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि आपको फिल्म देखनी है तो आप बॉम्बे आइए, क्योंकि बॉम्बे में जब नेशनल एंथम चलता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनका सपोर्ट था। फिर बोमन ईरानी ने कहा था कि बिल्कुल मैं इस इनिशिएटिव के साथ हूँ, और बोमन ईरानी एक्चुअली एक माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, पारसीज, तो उनका ये कहना था कि अगर आप उस पूरे सॉन्ग के मीनिंग को देखें जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इट जस्ट टॉक्स अबाउट कि एक तिरंगा है और हम सब एक हैं, और यूनिटी के बारे में। तो वो उनको ही स्टिल फील्स कि उसका जो मीनिंग है वो बहुत ही डीप है, और वो बिल्कुल चाहेंगे कि वो उसका समर्थन करें। मतलब जब आपने ये डिसीजन, मतलब ये चीज़ आपने सोचा तो कल से हो रहा है, बिकॉज मैं बताऊंगा उसका रीज़न भी ये है कि मैंने जो मैंने बताया कि 250 जो है मेरे आर्टिकल्स हैं अलग अलग सिटीज़ के, और ये जो है मैंने अपने ट्विटर पे एक वो भी चलाया था हैशटैग पहले कि हैशटैग नेशनल एंथम इन थिएटर्स। तो जो मैंने एक वीडियो बाइट बना के भी आप भेज सकते हैं 10 सेकंड की, तो मैंने वो भी बना के जो है काफ़ी सेलेब्स और मिनिस्टर्स को भेजी थी। तो वो लोगों ने देखा है, एटलीस्ट मेरे दोस्त या मेरे सर्कल या उन सब ने तो देखा है। तो मुझे तो कल से बहुत कॉन्ग्रेट्स और ये सब मैसेज आ रहे हैं, पर उससे ज़्यादा खुशी मुझे उस बात से हुई कि कुछ लोग होते हैं जो आपके यार साथी नहीं होते हैं, बट आप उन्हें एज अ टीचर देखते हैं, आप उन्हें थोड़े रिस्पेक्ट से देखते हैं, और वो लोग जब कहते हैं कि यार तुमने कुछ कमाल किया है या तुमने कुछ ऐसा किया है जो तुम जब हमारी भी उम्र के हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये बहुत बड़ा काम है, तो तब थोड़ा सा सिंकिंग होता है कि तो ऐसा कोई नाम जो आप बताना चाहें जिनके कॉल आने से? हाँ, राजकुमार संतोषी हैं। राजकुमार संतोषी जी ने मुझे ये बोला कि अभी तुम्हें लग नहीं रहा है पर ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो विच इज़ रियली कोई भी मुद्दा वर्क करने के लिए जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आई गेस अब आजकल स्मॉल फिल्म्स के साथ वो होता ही है। मैं उसको डिनाई करने से ज़्यादा एक्सेप्ट करके ये समझना चाहूँगा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, और ब्रांडिंग के हिसाब से छोटी फिल्म जो है वो बड़ी फिल्म को नीचे नहीं कर सकती, चाहे वो कंटेंट में आगे हो या और चीज़ें हो। बट एनीवेज कोई आप मानते हैं कि चूचू का मुरब्बा हुआ? हाँ, चूचू का मुरब्बा हुआ रिलीज़ में हमारे साथ। So like एक
Right. आगे कोई कॉज जिस पे आप वर्क करना चाहें? देखिए, एक चीज़ मुझे ज़रूर लगती है, पर मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे मुझसे क्वालिफाइड, मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल, मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग जो है बहुत सारे कॉजेज़ पे काम कर रहे हैं। अब चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, या चाइल्ड अब्यूज़ हो, या फिर पॉवर्टी हो, या फिर हेल्थ केयर हो, वो तो कर ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो थोड़ा सा इंडिया में अगर मैं अवेयरनेस उठा सकूं, तो वो ये रहेगी कि हमारे यहाँ जो है कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि सोल्जर्स मर गए, या कई लोग जो है जैसे एटीएम की लाइन में मर गए, या फिर बाढ़ में लोग मर जाते हैं, अभी सर्दियाँ आई हैं नॉर्थ में, उससे लोग मर जाते हैं। तो सिंगल पेरेंट जो होता है, एंड मोस्टली वुमेन, तो एक सिंगल पेरेंट की जो पूरी जद्दोजहद होती है कि अकेले बच्चे या बच्चों को पालना, वो मुझे नहीं लगता कि शायद इंडिया में ज़्यादा लोग फोकस करते हैं उस सेगमेंट पे, जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि आप माँ भी बने, बाप भी बने, और इकोनॉमिकली स्टेबल भी रहें और सब कुछ प्रोवाइड करें। तो वो मैं शायद चाहूँगा कि उस पर थोड़ी सी अवेयरनेस हो। मुझे नहीं पता कि सरकार उस पर कोई फ़ंड निकाल सकती है या क्या क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इंडिया में, बट वो मुझे लगता है थोड़ा सा निगलेक्टेड पार्ट है। अगर वो हो तो बहुत अच्छा है। तो लास्ट जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी ये आप देश के लिए आपको बहुत ज्यादा लगा, मतलब 13 साल की एज में आपने सोचा कि नेशनल एंथम होना चाहिए। हाँ, नहीं, तो 13 साल की उम्र में मैं इंडिया के लिए खेलता था, तो नेशनल एंथम मेरे लिए इम्पोर्टेंट जैसे है। कि अभी बॉर्डर पे जो अपने सैनिक को Right. होते हैं तो उनसे प्रूफ मांगे जाते हैं, उस पे बहुत ज्यादा राजनीति होती है। Right. तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या ये कहीं ना कहीं गलत नहीं लगता ये आपको? तो बिल्कुल गलत है। इस पे तो मतलब ये तो सबको पता है कि ये राजनीति है। ये विपक्षी वो बातें हैं कि अरे तुमने अच्छा किया, अब ये प्रूफ करो और ये करो। तो मुझे नहीं लगता कि आप वैसे भी देखें, 70 साल से हमारी आर्मी है और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई मजाक तो है नहीं। और अगर आप उनसे भी उनके काम के बारे में जो 70 साल से वो काम कर रहे हैं और उसमें लाखों लोग हैं, उनसे भी प्रूफ मांगेंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा बेतुका सा लगता है। अब अगर इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए मांगा गया है ये वो, तो फिर आई थिंक लोग इतने समझदार हैं कि उनको समझ में आए। पर मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडियन आर्मी को जो है लोगों को प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ये तो आप इसका तो प्रूफ आपको नहीं चाहिए कि हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, इसका तो प्रूफ आपको नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि बारिश बादल से ही गोलियां आ रही हैं और कहीं से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये सब का मुझे नहीं लगता कि कोई दुख है कि आपको प्रूफ देना चाहिए हर चीज़ का। सो लास्टली आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी इतनी हार्ड वर्किंग जर्नी के बाद आपका जो भी कॉज था वो इम्प्लीमेंट हो गया सक्सेसफुल? हाँ, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ब्लैंक भी लग रहा है, क्योंकि जब पता नहीं शायद आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं, बट यूजुअली जब आप किसी डिनर पे हों, या फिर आप कभी दोस्तों के साथ बैठे हों, या किसी फैमिली लंच पे हों, संडे हो, तो आप कुछ थोड़ी बातें करते हैं कि यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जो एक क्रिबिंग सेशन जिसे कहा जाता है। जैसे आजकल लोग नोटबंदी के बारे में कर रहे हैं कि यार इतनी लाइन है, ये है, वो है, पर अच्छा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरा एक मुद्दा तो चला गया है, हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा है। बट अदरवाइज रियली हैप्पी कि आई थिंक ये ना ही सिर्फ मुझे मोटिवेट करती है, बट एटलीस्ट जो लोग मुझे थोड़ा जानते हैं और जिन लोगों से मैं आगे ज़िंदगी में मिलने वाला हूँ, मैं उनको ये कह तो सकता हूँ कि किसी चीज़ के बारे में मैंने रियली फील किया, आई वॉज रियली पैशनेट अबाउट इट, और आई वेंट अहेड और मैंने उसके बारे में कुछ किया और एक्चुअली सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो थोड़ा सा सैडिस्टिक माइंडसेट रहता है नेगेटिव कि अरे कुछ नहीं बदलेगा यार, तो वो एटलीस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब